लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कटारिया फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, कल हमने बात की थी ग्रेविटेशन पार्ट फर्स्ट की। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशन पार्ट सेकंड की। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस टॉपिक में हमने बात कर ली थी, कल के टॉपिक में हमने बात की थी ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या था, और उसमें बात की थी गुरुत्वीय त्वरण की, वो क्या था, कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो कोणीय गति के कारण यानी कि पृथ्वी घूर्णन करती है, घूर्णन के कारण कोणीय त्वरण में पोल व भूमध्य रेखा पर कितना परिवर्तन होता है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तब इससे पहले हम कल के रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। कल के टॉपिक में हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था, तो उस गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता देता हूं आपके लिए। ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण दोस्तों, न्यूटन ने बताया था कि दो पिंड हैं, एक m1 है, एक m2 है, दोनों 8 दूरी पर रखे हैं। तो दोस्तों, उसने बताया था कि जो बल है F वो m1 m2 के समानुपाती और उनकी मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों, ऐसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, ऐसे समीकरण नंबर 2 देते हैं। इसके अनुसार हम बात करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड के अनुसार F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोस्तों, इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाते तो एक सार्वत्रिक नियतांक g आता है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g को क्या दिया हमने? सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कर्षण नियतांक। इसका मान बताया था दोस्तों 6.11 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 6.37 को समथिंग केजी अपॉन मीटर। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी इसमें इसकी मात्रक की और इसकी प्रॉपर्टी जो थी, इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये एक केंद्रीय प्रकार का बल है, केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल है, ये एक संरक्षी बल है, ये एक संरक्षित प्रकार का बल है, संरक्षी बल है। इसमें बात किसी तीसरे पॉइंट में दोस्तों हमने ये परमाणु में समान तथा दिशा में अलग अलग होता है। परमाणु में समान एवं दिशा में विपरीत होता है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की इसकी विमा की, तो एक बार जी की विमा के ऊपर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इसका वैसे बनता है एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो दोस्तों, हमने एफ की विमा जानते हैं हम m1 l1 t-2 होती है, और जो r की विमा यानी कि इसे हम l के रूप में लेते हैं तो l2 होगी। इसके बाद m1 m2 का काम करेगा दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, इसको सरल करते हैं। इसकी जो टोटली विमा आती है वो m1 l3 m माइनस के बनाएगी, क्योंकि ये m2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m माइनस के 1 l3 t माइनस के 2। ये किसकी दोस्तों? जी की विमा। ये जी की विमा हो गई है। यदि इसकी बात करें मात्रक की, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने बात की थी इसकी बेसिक की। इसके बाद हम बात की थी हमने गुरुत्वाकर्षण की, वो गुरुत्वीय त्वरण की।
गुरुत्वाकर्षण दोस्तों हमने इतना ही बताया था। आज हम बात फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था जो था हमारा गुरुत्वीय त्वरण। कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है, कहाँ अधिक होता है, कहाँ कम होता है, उसमें मैं आपके लिए इसमें इसका एक बार रिवीजन कर देता हूँ। गुरुत्वीय त्वरण के लिए गुरुत्वाकर्षण को मैंने आपके पूर्ण रूप से रिवीजन करा दिया है। ठीक है, दोस्तों इसके बाद बात की थी हमने गुरुत्वीय त्वरण की। गुरुत्वीय त्वरण में मैंने बताया था दोस्तों जो g है वो gm/r² होता है। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वह त्रिज्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण दोस्तों यहाँ पे हमने बताया भी था कि ये जो हमारी पृथ्वी है ये थोड़ी चपटी होती है, और चपटी होने के कारण दोस्तों जो भूमध्य रेखा की इक्वेटर की जो त्रिज्या होती है वो अधिक होती है। इससे मैं नाम दे दूं आर ई, इक्वेटर, यहां भूमध्य रेखा लिख देते हैं, भूमध्य रेखा। इससे हम नाम दे देते हैं पोल, यानी कि ध्रुव। दोस्तों ध्रुव की त्रिज्या कम होती है और इक्वेटर की ज्यादा होती है, यानी कि आर ई ज्यादा होती है किससे, आर पी से। ये क्योंकि जो पृथ्वी है वो चपटी होती है। चपटी होने के कारण क्या है, आर ई आर पी से अधिक होता है, यानी कि इक्वेटर की त्रिज्या क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस यदि आर ई ज्यादा है तो दोस्तों उसका जी क्या होगा, कम। आर पी कम है तो उसका जी क्या होगा, ज्यादा। तो मैं लिख देता हूं यहां से संबंध से, क्योंकि जी जो है आर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो मैंने लिख दिया भूमध्य रेखा पर वैसे यदि जी की बात करें नॉर्मली तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, मीटर पर सेकंड। और यदि भूमध्य रेखा पर जी की बात करें, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। बात करें दोस्तों पोल की, तो ध्रुव पर भूमध्य रेखा का मान अधिक होता है। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या पूछा जाता है, एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आपके लिए एक प्रश्न बताता हूं। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है दोस्तों कि यदि हम भूमध्य रेखा से और कहां जा रहे हैं, पोल की तरफ जा रहे हैं। कहां, भूमध्य रेखा से और पोल की तरफ, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि हमने पढ़ा था दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, अधिक होता है। तो हम क्या जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से पोल पर, और पोल पर अधिक होता है तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। इसके बाद हमने बात करें दोस्तों, यदि हमने यही बोल दिया कि हम कहां जा रहे हैं, भूमध्य पोल से भूमध्य रेखा पर आ रहे हैं, यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा क्या हम आ रहे हैं, तो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। ठीक है, अब इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो पृथ्वी के जो घूर्णन के कारण, इसमें न्यूमेरिकल भी बताया था मैंने, उसको भी उसमें करवा देता हूं दोस्तों। न्यूमेरिकल था दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या, क्वेश्चन बताया था मैंने कल, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूं। त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, 1% सिकुड़ जाए, तब गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन या गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा,
दोस्तों मैं बता देता हूं, मैंने एक न्यूमेरिकल इससे पहले दिया, आप इस फॉर्मूला को याद रखें। तो मैंने बताया था जी डैश बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है दोस्तों। इसने बोल दिया कि 1% सिकुड़ जाए तो परसेंट में एक क्वेश्चन याद रखना है, हम जी को कैसे लिखेंगे दोस्तों, डेल जी अपॉन जी लिखेंगे। और जीएम जो है वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं बताया है। यदि आर स्क्वायर को हम ऊपर लाएंगे और प्रतिशत में इसको करेंगे तो ये होगा दोस्तों 2 डेल आर अपॉन आर। अतः कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। डेल जी अपॉन जी बराबर 2 गुणा कितने दोस्तों 1% सिकुड़ जाए तो 2 गुणा 1 यानी कि दोस्तों 2%। और मैंने बताया था कि जब त्रिज्या कम होगी सिकुड़ेगी तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इस फॉर्मूला में यहां से बताया था कि यदि आर का मान घटेगा तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब आर का मान घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। तो इसमें क्या है, सिकुड़ रही है यानी कि कम हो रहा है, तो जी का जो मान है वो 2% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल हमने यहां तक की बात की थी। अब हम बात करेंगे घूर्णन के कारण पोल पर और भूमध्य रेखा पर जो परिवर्तन होते हैं उनके मानों की बात करेंगे। तो आप इसे जब तक के लिए नोट डाउन कीजिए। दोस्तों इसके बारे में हमने नेक्स्ट चर्चा की थी कि एच ऊंचाई पर ले जाएंगे तो क्या होगा और एच गहराई में ले जाएंगे तो जी का मान क्या होगा। पृथ्वी की गहराई पर ऊंचाई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन, वो फॉर्मूला बताया था, आप उसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद हम अगले फ्रेश टॉपिक की बात कर लेते हैं। इसमें मैं उसे लिख देता हूं, जी के मान में गहराई के कारण परिवर्तन, ये कल का है दोस्तों। ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण परिवर्तन। दोस्तों मैं फॉर्मूला कल बता दिया था आपके लिए, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। एक तो ये फॉर्मूला बताया था कल, मैंने इसको गहराई से समझा भी दिया था। और दूसरा है जी डैश बराबर जी जी एम अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ए का स्क्वायर। ये कल मैंने बता दिया था। और इसमें नेक्स्ट में बताऊंगा आपके लिए दोस्तों, जी के मान में थोड़ा रिवीजन है कल वाले का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फर्स्ट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। जी के मान में गहराई के कारण और बताया था मैंने, जी के मान में गहराई के कारण, गहराई के कारण। तो उसमें है दोस्तों जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर, ये बताया था मैंने दोस्तों गहराई के कारण। अब इसे नोट डाउन कर लिया होगा कल, और नहीं किया है तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम फ्रेश टॉपिक की बात करते हैं। फ्रेश टॉपिक है दोस्तों हमारा आज का, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन, और कहां कितना परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा में कितना परिवर्तन होता है और पोल पर कितना परिवर्तन होता है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों भारहीनता। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो फ्रेश टॉपिक इसका और होगा वो होगा केपलर के नियम। तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की दोस्तों, जिसका नाम जो दिया था मैंने अभी आपके लिए बताया था, जी के मान में पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन। अब दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। जी क्या है दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी रही, इसमें हमने बता दिया था इक्वेटर, उसे हमने बोला था भूमध्य रेखा,
ये बता दिया था पोल, जिसे हिंदी में बोले तो ध्रुव। दोस्तों एक फॉर्मूला है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो भूमध्य रेखा पर होता है और पोल पर होता है उसके परिवर्तन को दर्शाता है, जिसे जी डैश व्यक्त करते हैं। जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेना, ये फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करेंगे दोस्तों कि कहां ओमेगा स्क्वायर कम होगा, कहां ज्यादा होगा, लैम्डा का मान किस पे पोल पर कितना होता है और भूमध्य रेखा पर कितना होता है। तो बात करें दोस्तों लैम्डा की वैल्यू की, तो लैम्डा की वैल्यू मैंने आपके लिए शॉर्ट में बता देता हूं यहीं कि जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, तो लैम्डा का मान होता है दोस्तों 0 डिग्री, ठीक है। इसके बाद आता है ध्रुव। ध्रुव पर है दोस्तों जो लैम्डा की वैल्यू है वो होती है दोस्तों 90 डिग्री। आप इसे नोट डाउन कीजिए यहां से, और इस फॉर्मूले को ये मैंने आपके यानी कि घूर्णन कर रही है पृथ्वी तो थोड़ा यहाँ परिवर्तन होगा, पोल पर कितना होगा, और ये मैंने बताया था mv स्क्वायर आर और लैम्डा mv स्क्वायर आर। नोट डाउन कीजिए। अब मैं इसी में एक टॉपिक बना देता हूं, ए बिंदु। ये लैम्डा कौन होगा यहाँ पर, आर ये होगा। अब दोस्तों हम इसमें फर्स्ट टॉपिक की बात करें, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण जी में ध्रुव पर परिवर्तन। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ध्रुव में क्या परिवर्तन होता है जी के मान में। तो मैं फॉर्मूला आपके लिए बताई देता दोस्तों, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा का मान मैंने बताया था ध्रुव पर कितना होता है दोस्तों 90 डिग्री, तो लैम्डा बराबर 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहां से 90 डिग्री बन रहा है इसका, है क्या नहीं, इसकी 90 डिग्री में थीटा होगा, 90 से कम होगा वो मत रहेगा फिर। तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 90, और cos 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 0 डिग्री। आपने मैथ पढ़ाई होगा थोड़ा सा। जी डैश बराबर जी माइनस, और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो किसने पूरे 0 कर दिया, तो जी डैश बराबर जी, यानी कि दोस्तों जो पृथ्वीकरण पहले था जितना था उतना ध्रुव पर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मींस इसकी एक नोट पॉइंट में लिख देता हूं मैं, इसके नोट पॉइंट में लिख दीजिए आप, इसे मिटाना पड़ेगा शायद, कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो जी के मान में परिवर्तन होता है वो ध्रुवों पर जी डैश बराबर जी के होता है, यानी कि ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, भूमध्य रेखा पर परिवर्तन होता है सिर्फ। और वो कितना होगा वो मैं आपको ये बता देता हूं, इसको नोट करवा देता हूं, इसके नोट पॉइंट में बता देता हूं, पृथ्वी के, इसे मिटा देता हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों नोट पॉइंट में लिख लीजिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण
ध्रुव पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला नोट पॉइंट था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मैंने ये हेडिंग में करा दिया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो जी के ध्रुव मान में परिवर्तन होता है, जी में ध्रुव पर परिवर्तन होता है, इसी प्रकार पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी में भूमध्य रेखा पर कितना परिवर्तन होगा। तो इसका बी पॉइंट डाल दीजिएगा, मैं इससे मिटा देता हूं। नेक्स्ट हेडिंग दोस्तों बी, घूर्णन के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर जी के मान में परिवर्तन देखिए दोस्तों, मैंने अभ्यास के लिए घूर्णन का जो फॉर्मूला बताया था वो था जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा था। और मैंने भूमध्य रेखा पर लैम्डा की वैल्यू आपके लिए बताई थी दोस्तों, लैम्डा बराबर भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होता है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री। तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा, क्योंकि cos 0 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1। तो 1 को गुणा करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर ही आएगा। तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो दोस्तों जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ कितना होगा, जब यदि जो वस्तु है वो भूमध्य रेखा पर होगी तो ही जी के मान में परिवर्तन आएगा, यानी गुरुत्व त्वरण में परिवर्तन आएगा जब पृथ्वी घूर्णन कर रही होगी तब। अन्यथा पोल पर तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे पृथ्वी कितनी तरीके से घूर्णन करे, कितनी गति से घूर्णन करे, कितने ओमेगा से गति करे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि भूमध्य रेखा पर परिवर्तन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा पर, क्योंकि घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर ही परिवर्तन आता है, जिसका जो फॉर्मूला है वो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। दोस्तों इसे नोट कीजिए, इसमें एक नोट पॉइंट और है, मैं इसे लिखा देता हूं, आप इसे नोट डाउन करिए। इसमें नोट डाल लीजिएगा, सेकंड नोट कर लिया होगा आपने, यहां तक आ जाएगा ये सारे। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर जी के मान में सर्वाधिक कमी होती है, सर्वाधिक कमी होती है। अब दोस्तों ये तो रही पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बात रही थी, दो टॉपिक करा देते हैं ए और बी। इसके बाद हम बात करेंगे भारीता की, आप इसे नोट डाउन कीजिए। दोस्तों तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा भारहीनता।
भार न्यूनतम क्या है दोस्तों, लिफ्ट वाले बताया था मैंने कि लिफ्ट टूट जाए तो उसमें जी डैश का मान के मान परिवर्तन, घूर्णन के कारण परिवर्तन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो था जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्बडा। इसमें तो लैम्बडा का मान 0 रखेंगे दोस्तों और जी डैश का मान 0 रखेंगे। रखिए जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 0। कोस स्क्वायर 0 का मान मैंने बता दिया था, कोस 0 का मान जो है वो होता है 1। ठीक है, तो इसे फॉर्मूला सेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इधर ऐसे लाएंगे तो जी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। यदि बात करेंगे हम किसकी दोस्तों, ओमेगा की, तो इसको नीचे लिख दीजिए जी अपॉन आर बराबर ओमेगा स्क्वायर। यदि बात करेंगे ओमेगा की तो रूट जी अपॉन आर। आप इसे यहां तक नोट डाउन कीजिए। और दोस्तों मैंने ओमेगा का मान बताया था 2 पाई अपॉन टी, तो इसका जब टोटल मान निकालेंगे तो टोटल मान आएगा दोस्तों, इसे नोट डाउन कीजिए, इसके बाद लिखेंगे उस पर। तो इसमें जो टी का मान आएगा दोस्तों वो टोटल होगा भारिता की स्थिति में 84 मिनट। दोस्तों इसमें दो नोट पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर देते हैं अभी। पहला नोट पॉइंट है, यदि भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाए तो आवर्तकाल 84 मिनट हो जाता है। दूसरे नोट पॉइंट की बात करें, नोट 1 नोट 2, यदि आवर्तकाल 17 गुणा, आप इसमें लिख लीजिए थोड़ा, 17 गुणा बढ़ा दिया जाए तो वस्तु पृथ्वी सतह से उड़ने लगेंगी। तो वस्तु पृथ्वी से नहीं दोस्तों, भूमध्य रेखा से, तो वस्तु भूमध्य रेखा से उड़ने लगेंगी। ये थे दोस्तों दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम पलायन वेग, इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग और पलायन वेग और तथा हम दोनों में संबंध, आप इसे नोट डाउन कीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं पलायन वेग की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी।
दोस्तों मैंने इसकी चर्चा फोर्स में भी की थी और इसका फॉर्मूला बताया था। इसके वेलोसिटी वेग क्या है? वह वेग जिस वेग से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वो वस्तु कभी भी धरती पर वापस ना आए तो उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग। पलायन वेग को मैंने फोर्स में बताया था, उसका मान बताया था दोस्तों v बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दोस्तों इसका फॉर्मूला बता देते हैं हम, 2gm अपॉन r। इसका सेकंड फॉर्मूला होता है दोस्तों √2 अपॉन 2gr। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पलायन वेग। इसकी जो परिभाषा है उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, वह वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर वह पृथ्वी पर वापस ना लौटे उससे पलायन वेग कहते हैं। यदि डायग्राम से समझे दोस्तों तो ये पृथ्वी है, यह त्रिज्या इसका केंद्र। यहां से क्या है? कोई वस्तु है इनफाइनाइट दोस्तों, जिसको ऐसा फेंकते हैं कि ये इनफाइनाइट हो जाए तो यहां पर क्या होगा? पलायन वेग की शर्त लागू हो जाएगी दोस्तों। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद बात कर लेते हैं। इसी में हम इसे मिटा देते हैं अभी। इसकी जो वैल्यू ये है, इसका फॉर्मूला ये है और ये किस पर निर्भर करता है किस पर नहीं, इसे आप नोट डाउन कीजिए, इसको बता देते हैं। अच्छा एक और लिख लीजिए आप इसमें, जो चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर ये तो दोस्तों क्या था? पृथ्वी पर, ये था पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर इतना होता है, पृथ्वी का इतना होता है पलायन वेग। बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है दोस्तों, किलोमीटर पर सेकंड। तो पलायन वेग की निर्भरता की बात कर लेते हैं। दोस्तों जो पलायन वेग है, पलायन वेग की निर्भरता, वेग की निर्भरता इसमें है दोस्तों, ये आकार पर, ये वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता, ये आकार पर निर्भर नहीं करता। दूसरा है दोस्तों, ये आकृति पर निर्भर नहीं करता, यह है आकृति पर निर्भर नहीं करता। तीसरा है दोस्तों, द्रव्यमान पर, पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। चौथा है दोस्तों, ये प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता। दोस्तों एग्जाम में क्या आता है, वो कहता है कि पलायन वेग निर्भर करता है, ये ऑप्शन देता है 3। चौथा ऑप्शन देता है ये सभी
चौथा ऑप्शन होना था इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वन पर निर्भर नहीं करता। आप इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी। दोस्तों अब आती है हमारी कक्षीय वेग। कक्षीय वेग जैसे इंग्लिश में बोले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ऑर्बिटल क्या है, जो कक्षा में जो गति करते हैं। एच ऊंचाई हो गई दोस्तों यहां से इसकी, तो ये गति कर रहे हैं, इसकी जो वेग है उसको कहते हैं कक्षीय वेग। यानी कि जैसे जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसका जो कक्षीय वेग कितना है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों, यानी कि आज से हम r प्लस एच लिख सकते हैं यहां से यहां तक, और ये है ये हमारा। तो बात करते हैं कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है vo। vo से नोट करते हैं क्योंकि ऑर्बिटल आ गया इसमें। तो vo बराबर gm अपॉन r, या दूसरे फॉर्मूले की बात करें दोस्तों रूट gr। ठीक है, तो ये क्या हुई कक्षीय वेग। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध। की बात करें तो यहां से समथिंग होता है, इसका v नॉट का जो मान है वो होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और मैंने प्लान में बता दिया था वो था दोस्तों 11.2। और पलायन वेग की बात करें तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम कक्षीय वेग एवं पलायन वेग में संबंध। कक्षीय वेग एवं पलायन वेग में संबंध। तो इसका ये जो फॉर्मूला है दोस्तों वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मूले को आप याद रखना हमेशा, v बराबर रूट टू v नॉट। यानी कि जो दोस्तों v है, v मैंने आपके लिए क्या बताया था, पलायन वेग, पलायन वेग, और v नॉट है कक्षीय वेग या कोणीय वेग से लिखते हैं अक्षीय वेग। यानी कि जो v है पलायन वेग रूट टू गुणा v नॉट, रूट टू गुणा कोणीय कक्षीय वेग के बराबर होता है। पलायन वेग जो है रूट टू गुणा कोणीय वेग, कोणीय या कक्षीय वेग के बराबर होता है। ये संबंध है इसमें दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों केपलर लॉ। आप इसे नोट डाउन कीजिए। ग्रहों के गति के केपलर के नियम। ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम। दोस्तों ये भी
कि ग्रह कैसे चक्कर करते हैं, सूर्य कहाँ होता है। इसमें केपलर ने बताया था पहले नियम में कि सभी ग्रह जो हैं, केपलर ने 3 नियम दिए थे अपनी गति के, जिसमें पहला नियम दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उनके फोकस पर स्थित होता है। तो इससे आप मैं लिख देता हूं परिभाषा को, डेफिनेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। केपलर का पहला नियम, केपलर का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। दोस्तों केपलर ने बताया था प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सूर्य तथा सूर्य उनके फोकस पर स्थित होता है, उनके मध्य फोकस पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य उनके मध्य फोकस पर स्थित होता है। फोकस बोले तो दोस्तों, फोकस बोले तो नाभि, ये नाभि पर स्थित होता है। चित्रानुसार ये कोई ग्रह है दोस्तों, ये रही हमारी नाभि, ये रहा हमारा सूर्य। सूर्य नाभि के निर्देशांक ए होते हैं। यहां से इसकी क्या दूरी है दोस्तों, बी। यहां से इसकी दोस्तों दूरी क्या है, -b। तो यह होगा 0b, 0 -b। ये होते हैं दोस्तों इसके निर्देशांक a0 -a0 और a0। तो दोस्तों कोई ग्रह जैसे कि यहां चक्कर लगाता है तो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर। ये ग्रह कोई यहां गया, फिर इसके बाद यहां गया। तो सूर्य कहां स्थित है, उनके मध्य कहां, फोकस पर, ठीक है। और इसकी जो केंद्रता होती है जिसे बोलते हैं E, दोस्तों 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से छोटी होती है। आप इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों। इसके बाद मैं बताता हूं आपके लिए केपलर का सेकंड नियम। चलो एक और शब्द लिख लेना आप कि जो b² जो है वो a² के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केपलर के सेकंड नियम की। केपलर का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम बताया कि दोस्तों केपलर में कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक नियत चाल से चक्कर नहीं करते या नियत चाल के साथ गति नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब सूर्य के जो पास होते हैं तो वे तेज गति से अपनी जो गति है उसको तेज कर लेते हैं, और जब सूर्य से दूर होते हैं तो अपनी गति को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, अपने वेग को कम कर लेते हैं। तो इसको हम बताएंगे दोस्तों, लिख देते हैं सभी ग्रह
सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर नियत चाल से गति नहीं करते, चाल से गति नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अर्थात दूसरे में देते हैं इसमें, ग्रह जब सूर्य के पास होते हैं, सूर्य के पास होते हैं तो तेज गति करते हैं तथा जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो धीमी गति करते हैं, तो धीमी चाल से गति करते हैं। इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, ग्रहों की इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, नियत होती है। अर्थात ग्रह समान समयांतराल में, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करते हैं। पार करते हैं दोस्तों जी, चित्रानुसार समझाएं इसको तो देखिए, कि जितने क्षेत्रफल में जितना समय इसने आ लिया, जितना क्षेत्रफल कवर किया, टी समय था, जितना क्षेत्रफल को क्लियर कर लिया, इतना ही टी समय था, उतना ही क्षेत्रफल इधर कवर कर लिया। तो इसका जो नॉर्मली फॉर्मूला है दोस्तों, a अपॉन टी बराबर a2 अपॉन t2 बराबर है कांस्टेंट। और यदि मैं इसको यहां लिख दूं अवकलन करके, तो dA अपॉन dt कांस्टेंट। तो क्या हुआ दोस्तों, ग्रह की क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत। अर्थात ग्रह समान समांतराल में दोस्तों समान क्षेत्रफल पार करते हैं या तय करते हैं। dA अपॉन dt बराबर कांस्टेंट। ये दोस्तों केपलर का द्वितीय नियम, आप इसे नोट डाउन कीजिए, बाद में इसका फाइनल जो लॉ है इसकी बात करते हैं। तो थोड़ा सा है, उसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है कि जो आवर्तकाल है वो त्रिज्या, आवर्तकाल का जो स्क्वायर है वो त्रिज्या के तृतीय घात के बराबर होता है, और उसमें कुछ नहीं है ऐसा। जो क्वेश्चन आते हैं वो इनसे आते हैं दो से। और इसमें ये दो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो केपलर का जो द्वितीय नियम है वो किस संरक्षण के आधार पर है। तो दोस्तों उसको भी हम बता देंगे आपके लिए कि वो है संवेग संरक्षण के, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। आप इसे नोट डाउन कीजिए, इसमें आप एक नोट लगाकर मैं इसी परिभाषा लगा देता हूं कि केपलर का जो द्वितीय नियम है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कीजिए दोस्तों।
इसमें दोस्तों मैंने अभी आपके लिए बताया था dA1 अपॉन dt बराबर dA2 अपॉन dt2 बराबर कांस्टेंट बता दिया था मैंने आपके लिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं केपलर के तृतीय नियम की। केपलर का तृतीय नियम दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है तृतीय नियम में। तृतीय नियम में क्या है कि जो t जो आवर्तकाल है दोस्तों t स्क्वायर समानुपाती r की घात 3, यानी कि दोस्तों जो t आवर्तकाल है t बराबर आवर्तकाल और r क्या है दोस्तों त्रिज्या। जो आवर्तकाल का जो स्क्वायर है वो त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती है। एक बार इसको चित्र के माध्यम से लगा दूंगा मैं आपके लिए, आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसमें केपलर के द्वितीय नियम में मैंने बताया था, ये परिभाषा नहीं लिखा है, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। केपलर का द्वितीय नियम संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक है वो हुआ फिनिश। आपको वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इसमें जो कमी रही हो उससे कमेंट में बताना दोस्तों। मैं कल आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊंगा वो होगा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, उसमें होगा ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है दोस्तों। आप इसमें जो कोई भी ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई टॉपिक नहीं रहा कि ग्रेविटेशन में पूरा नहीं हुआ हो, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो, जो सब कुछ करा दिया गया है। इसके बाद का जो टॉपिक बात करेंगे दोस्तों वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट दोस्तों वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।